Hello students, good morning all of you. आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में 10th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, उसको हम इस क्लास में पूरा करते हैं। देखते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। स्टूडेंट्स, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो नटेशा शास्त्री थी उन्होंने पब्लिश किया था मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन 4 खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसका नेम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नटेशा शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। ये कितने वॉल्यूम में था? 4 वॉल्यूम में था। कहाँ की बात है? तमिल मद्रास की बात है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है? तमिल लैंग्वेज में है। कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, ये तमिल लोक कथाओं का कलेक्शन है, जिसका नेम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ये अंडरलाइन करना चाहिए आपको, इसके ऊपर नटेशा शास्त्री ने इसको पब्लिश किया था। ही बिलीव्ड, उसका ये मानना था कि फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर। नटेशा शास्त्री ये मानती थी कि जो फोकलोर है, जो लोक कथाएं हैं, वो नेशनल लिटरेचर होती है, राष्ट्रीय साहित्य होती है। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करती है? ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट्स आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ, जो लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने became more and more aware of such icons and symbols in unifying people। उन्होंने लोगों को यूनिफाइंग करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए इस प्रकार के जो आइकन्स थे, इस प्रकार के जो सिंबल्स थे, उनके बारे में और ज़्यादा अवेयर होते गए और ज़्यादा जागरूक होते गए। तो इस प्रकार के जो सिंबल्स थे, आइकन्स थे, इनके प्रति जो है वो अवेयर हो गए, ताकि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना, फीलिंग्स आ सके, नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों में फैल सके, उसके लिए इंस्पायर हो सके। तो उन्होंने क्या किया? लोगों को यूनिफाइंग करने के लिए जो है इस प्रकार के जो आइकन्स थे, सिंबल्स थे, उनके प्रति वो अवेयर होते गए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट्स के दौरान क्या हुआ? ए ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइंड, एक तिरंगा डिजाइन किया गया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उस दरमियान एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया, जिसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो। इसको ध्यान रखना है आपको, ये हमारा जो तिरंगा है वो वाला कलर नहीं है, रेड, ग्रीन एंड येलो उसका कलर था। तो क्वेश्चन आपके आ सकता है, स्वदेशी मूवमेंट्स जो बंगाल में हुआ था, उस दौरान जो ट्राई कलर फ्लैग तैयार किया गया था, वो कौन सा था? तो वो फ्लैग जो था रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का था। इस प्रकार का ट्राई कलर फ्लैग जो है डिजाइन किया गया। कब किया गया? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट्स।
बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट्स हुआ था उसमें तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल, जो 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, 8 लोटसेस को बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया। इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी, 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसके प्रतीक के रूप में 8 लोटसेस को रिप्रेजेंट किया गया। एंड क्रिसेंट मून, इसके अलावा इसमें अर्धचंद्र भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदुओं और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक अर्धचंद्र भी इसमें दर्शाया गया। बाय 1921 तक गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, ये भी ट्राई कलर में था, 3 रंग का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ये जो गांधी जी ने जो डिजाइन किया था स्वराज फ्लैग, वो ट्राई कलर था, लेकिन इसका कलर जो था रेड, ग्रीन एंड वाइट था, यानी येलो की जगह यहाँ पर वाइट था। यानी स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था, वहां पर जो ट्राई कलर फ्लैग तैयार किया गया था, उसमें जो 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, उसके जैसे ही गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग को तैयार किया था, लेकिन उसमें रेड, ग्रीन एंड व्हाइट कलर था, यानी येलो की जगह उसमें व्हाइट कलर था। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर्स, और इसके अलावा इसमें मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को भी इसमें प्लेस दिया गया, स्पिनिंग व्हील्स को इसमें जगह दी गई। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो स्वावलंबन का प्रतीक था, सेल्फ हेल्प का प्रतीक था, यानी जो इसमें जो अंदर जो व्हील बनाई गई थी, स्पिनिंग व्हील, वो किसकी प्रतीक थी, सेल्फ हेल्प। गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प का वो रिप्रेजेंट करता था स्पिनिंग व्हील। किसमें बनाया गया, स्वराज फ्लैग में। स्वराज फ्लैग किसने तैयार किया, गांधी जी ने। गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। वो ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन, व्हाइट था, और इसके बीच में स्पिनिंग व्हील्स था, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प को, यानी स्वावलंबन का वो प्रतीक था। कैरिंग द फ्लैग, holding it aloft during marches became a symbol of defiance, यानी जुलूसों में ये झंडा हाथ में थामे हुए चलना शासन के प्रति जो है अवज्ञा का संकेत था। डिफाइनेंस का ये प्रतीक था, डेफिएंस का प्रतीक था, ये सिंबल ऑफ डेफिएंस, अवज्ञा का प्रतीक था। यानी हाथ में इस प्रकार का झंडा मार्च में लिए हुए चलना, ये सिंबल ऑफ डिफाइनेंस का प्रतीक था, यानी अवज्ञा का प्रतीक था, यानी किसी की आज्ञा को नहीं मानना, वो उसका सिंबल था। अनदर means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history, इतिहास की पुनर्व्याख्या, reinterpretations of history, हिस्ट्री की रीइंटरप्रिटेशन यानी इतिहास की पुनः व्याख्या करना। ये भी क्या था, इतिहास की पुनर्व्याख्या करना भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था, एक और वे था,
एक और मीन्स था, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्रिएट करने का एक अनदर जो मीन्स था वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की पुनर्व्याख्या करना, हिस्ट्री को पुनः लिखना, पुनः उसकी व्याख्या करना। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक आते आते, by the end of the 19th century, many Indians began feeling that instill a sense of pride in the nation. 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत सारे इंडियंस ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए इंडियन हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। उनको ये महसूस होने लगा कि जो प्राचीन हिस्ट्री है उसकी पुनः व्याख्या की जानी चाहिए, उसको पुनः री इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, ताकि जो है राष्ट्र के प्रति जो है वो भावना जगा सके। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। तो इंडियन हिस्ट्री को जो है वो डिफरेंटली जो है टॉट किया जाना चाहिए, अलग ढंग से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। द ब्रिटिश शाह इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्राइमिटिव। अंग्रेजों की नजरों में इंडियंस जो थे वो बैकवर्ड थे एंड प्राइमिटिव। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए तथा आदिम लोग थे, प्राइमिटिव थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। ये ब्रिटिश शाह ब्रिटिश देखते थे, यानी ब्रिटिश की नज़र में इंडियंस जो थे बैकवर्ड थे, प्राइमिटिव थे, और वो गवर्निंग जो है देमसेल्व्स करने में इनकैपेबल थे। इन रेस्पॉन्स, इसके जवाब में इंडियंस began looking into the past to discover India's great achievements। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में पास्ट की तरफ देखने लगे। जो पास्ट था, जो अतीत था, उसकी तरफ जो है वो इसके जवाब में देखने लगे। लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में जो है उन्होंने देखने के लिए उन्होंने पास्ट को खोजा। द रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स। उन्होंने उस ग्लोरियस डेवलपमेंट्स को लिखना शुरू कर दिया। ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स, द रोट उन्होंने लिखा, व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसॉफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके अलावा विज्ञान और गणित, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति, लॉ एंड फिलोसॉफी, कानून और दर्शन, इसके अलावा क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। हस्तकला और व्यापार उस समय फल फूल रहे थे, फ्लोरिश हो रहे थे। उस टाइम को या उस समय की जो घटनाएं थी उनको पास्ट में जो ये इस प्रकार के जो लॉ एंड फिलोसॉफीज, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स जो फ्लोरिश हो रहे थे, उनको उन्होंने लिखना चालू कर दिया। दिस ग्लोरियस टाइम in their view was followed by a history of decline। तो उनका ये मानना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। जो पहले अच्छा टाइम था, ग्लोरियस टाइम था, उसके बाद में जो है डिक्लीन का टाइम आया। हिस्ट्री ऑफ डिक्लीन का, व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड, जब इंडिया कॉलोनाइज हो गया, भारत को गुलाम बना लिया गया, तो इस प्रकार का समय जो है आ गया। बाकी पहले जो समय था
जो पास्ट था इंडिया का वो ग्लोरियस टाइम था। These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and a struggle to change the miserable conditions of life under British rule. इस राष्ट्रवादी इतिहास में जो पाठक है उनको अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए स्ट्रगल का मार्ग अपनाने का अर्ज किया जाता था। These efforts to unify people were not without problems. लोगों को एकजुट करने की इन तमाम कोशिशों की अपनी प्रॉब्लम्स भी थी, यानी लोगों को जो एकजुट किया जा रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. When the past being glorified was Hindu, जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वो हिंदुओं का अतीत था। पास्ट जो था वो हिंदुओं का था। When the past belonging glorify was Hindu, जिस ग्लोरीफाइड पास्ट को चित्रित किया जा रहा था, गौरवगान किया जा रहा था, वो पास्ट किनका था? वो हिंदुओं का था। When the image celebrated were drawn from Hindu iconography, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदुओं की प्रतीक थी। जो भी इमेज क्रिएटेड सेलिब्रेटेड की जा रही थी, ड्रान की जा रही थी, वो हिंदू आइकोनोग्राफी की थी। देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज, इसलिए अन्य कम्युनिटीज के लोग क्या महसूस करने लगे? फेल्ट लेफ्ट आउट, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो इसमें यह प्रॉब्लम थी। इस प्रकार जो है कंक्लूजन देख लेते हैं हम चैप्टर के अंत में। हमारा चैप्टर यही समाप्त हो रहा है। इसका जो कंक्लूजन है, जो सारांश है, क्या कहता है? Growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indian into a common struggle for freedom and the first half of the 20th century. अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों वर्गों को स्वतंत्रता के स्ट्रगल की ओर आकर्षित कर रहा था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में उसको इंक्लूड करने का उन्होंने प्रयास किया। Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. उन्होंने मूवमेंट्स के जरिए पूरे देश को उन्होंने यूनिटी, नेशनल यूनिटी में उन्होंने करने का प्रयास किया। बट एज वी हैव सीन, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspiration and expectations. लेकिन इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले जो वेरियस ग्रुप्स थे, डाइवर्स ग्रुप्स थे, और जो क्लासेस थी, वो अलग अलग एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस के साथ हिस्सा ले रही थी। उनकी अलग अलग अपेक्षाएं थी, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं थी। जो वेरियस डाइवर्स ग्रुप्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी एस्पिरेशंस अलग थी, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग थे। एज देयर ग्रीवियंसेस वर वाइड रेंजिंग, उनकी शिकायत बहुत व्यापक थी। Grievances were wide-ranging. Freedom from colonial rule also meant different things to different people. इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अलग अलग मीन था।
The Congress continuously attempted to resolve differences. कांग्रेस ने इन डिफरेंसेस को हल करने और इसके अलावा ensure that the demands of one groups did not alienate another, और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह जो है वो एलिनेट नहीं हो जाए, दूर नहीं चला जाए. दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट्स ऑफन ब्रोक डाउन. यही वजह है कि मूवमेंट्स के भीतर अक्सर जो है ब्रोक डाउन हो जाता था, बिखराव आ जाता था. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के भी फेजेज आ जाते थे. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज थी. मैनी वॉइसेस थी वो, मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल. वो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम की चाह रखने वाली क्या थी, वो बहुत सारी आवाज़ों का एक पुंज थी. मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल. इस प्रकार हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमने द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया. किस प्रकार लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो आई थी, वो किन किन कारणों से आई थी, वो हमने आज इसके ऊपर डिस्कस किया. ये टॉपिक जो था, ये टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था. इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है हमारा यहीं समाप्त होता है. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.